हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम जानेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। अब बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो है वो हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो आइए हम जान लेते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। इन 1913 डेनिश साइंटिस्ट नील्स बोहर पब्लिश्ड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मोर डिटेल मॉडल ऑफ एटम। तो 1913 में डेनिश साइंटिस्ट जो नील्स बोहर थे उन्होंने अपना एक मॉडल दिया था जिसे हम बोल सकते हैं मॉडल ऑफ द एटम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बोहर्स एटॉमिक मॉडल अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय रिवॉल्विंग नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहां पर हमें बोहर यह बताते हैं कि यहां पर क्या होगा, एटम जो रहेगा इसके सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होगा। यहां पर आपको दिख रहा होगा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होगा जो कि किसके थ्रू सराउंडेड रहेगा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू सराउंडेड रहेगा। ठीक है, इन फिक्स्ड ऑर्बिट। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रहेंगे। ठीक है, he concluded that electrons will have more energy if it is located away from the nucleus। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर रहेगा या अवे रहेगा उसके पास ज्यादा एनर्जी रहेगी। ठीक है, whereas electron will have less energy if it located near the nucleus। मतलब जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में होगा या नियर होगा उसके पास क्या होगा, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। अब जान लेते हैं मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ टर्म्ड एज द ऑर्बिट सेल्स और एनर्जी लेवल। इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं और उस पाथ को इन्होंने क्या नाम दिया, ऑर्बिट्स, सेल्स या एनर्जी लेवल नाम दिया। सेकंड पॉइंट है, यहां पर हम फर्स्ट पॉइंट के बारे में यहां पर जान सकते हैं। ठीक है, यहां पर हमारे पास जो है फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल और फोर्थ सेल, इन्हें हम अल्फाबेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, के एल एम एन। फर्स्ट सेल को आप के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड सेल को आप एल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, थर्ड सेल को आप एम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे और फोर्थ सेल को आप एन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं सेल्स में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कैसा रहेगा, नेगेटिवली चार्ज रहेगा और इन्हीं को बोला जाता है क्या, सेल्स। फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल और फोर्थ सेल। इसी तरीके से डिफरेंट सेल्स में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और इन्हीं को बोला जाता है ऑर्बिट या सेल्स या एनर्जी लेवल्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट है द ऑर्बिट आर टर्म्ड एज द स्टेशनरी ऑर्बिट। अब इन्होंने क्या बोला, इन ऑर्बिट को क्या बताया इन्होंने, स्टेशनरी ऑर्बिट्स बताया। अब स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, ये ऑर्बिट जो रहेंगे इनकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स्ड होगी और एनर्जी जब फिक्स्ड होगी तो उन्होंने एक टर्म का यूज किया जिसे हम क्या बोलेंगे, स्टेशनरी ऑर्बिट्स। थर्ड पॉइंट है एवरी सर्कुलर ऑर्बिट विल हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी। मतलब हर सेल या हर ऑर्बिट या हर एनर्जी लेवल के पास क्या होगी, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। एंड दिस सर्कुलर ऑर्बिट वेयर टर्म द ऑर्बिटल सेल्स। इन्होंने इसको क्या नाम दिया, ऑर्बिटल सेल्स नाम दिया। द इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट रेडिएट एनर्जी एज लॉन्ग एज दे कंटिन्यू टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द फिक्स्ड ऑर्बिटल सेल्स। मतलब इन्होंने ये बताया कि जब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगा तो वो अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा, मतलब न ही एनर्जी को लॉस करेगा और न ही एनर्जी को गेन करेगा। वो जिस स्पीड से या जिस एनर्जी से रिवॉल्व कर रहा था उसी एनर्जी से क्या होता रहेगा, सर्कुलेट होता रहेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी को क्या नहीं कर रहा है, रेडिएट नहीं कर रहा, मतलब एनर्जी लॉस भी नहीं करेगा और एनर्जी को गेन भी नहीं करेगा। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास यहाँ पर, फोर्थ पॉइंट है द डिफरेंट एनर्जी लेवल आर डिनोटेड बाय इंटीजर्स सच एज n is equal to 1 और n is equal to 2, n is equal to 3 एंड so on। है ना, तो आप इनको क्या किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर n is equal to 1, n is equal to 2, सेकंड सेल के लिए n is equal to 2 होगा, थर्ड सेल के लिए n is equal to 3 होगा, फोर्थ सेल के लिए n is equal to 4 होगा। तो आप न्यूमेरिकली 1 2 3 4 के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या अल्फाबेटिकली के एल एम एन के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है द डिफरेंट एनर्जी लेवल और ऑर्बिट्स आर रिप्रेजेंटेड इन टू वे सच एज 1 2 3 4 और के एल एम एन। मतलब आप इन्हें अल्फाबेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और न्यूमेरिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो फर्स्ट सेल के लिए 1 होगा, सेकंड सेल के लिए 2 होगा,
थर्ड सेल के लिए 3 होगा और फोर्थ सेल के लिए 4 होगा। और अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो फर्स्ट सेल को आप के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड सेल को एल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, थर्ड सेल को एम के थ्रू और फोर्थ सेल को एन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। द लोवेस्ट एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो आप लोवेस्ट एनर्जी लेवल को क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। तो ये बोलना था हमारे बोहर साहब का। ठीक है, देयरफॉर फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी लेवल इज रिप्रेजेंटेड एज के सेल। और फर्स्ट ऑर्बिट या एनर्जी लेवल को किसके थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, के सेल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, जो आपने यहाँ पर देख लिया होगा। फर्स्ट सेल के, सेकंड सेल को एल के थ्रू, थर्ड सेल को एम के थ्रू और फोर्थ सेल को एन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी लेवल इज रिप्रेजेंटेड एज के एंड इट कैन होल्ड अप टू इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, वो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे वो भी हम आगे यहाँ पर देखेंगे। सेकंड ऑर्बिट एनर्जी लेवल इज रिप्रेजेंटेड एज एल सेल एंड इट कैन होल्ड अप 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब आपके पास सेकंड सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। थर्ड ऑर्बिट एनर्जी लेवल इज रिप्रेजेंटेड एज एम सेल एंड इट कैन कंटेन अप टू 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब थर्ड सेल जो रहेगा उसको आप एम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे और उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। फोर्थ ऑर्बिट एनर्जी लेवल इज रिप्रेजेंटेड एज एन सेल एंड इट कैन कंटेन मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ये फोर्थ सेल होगी। अब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं हम यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ऑर्बिट और एनर्जी लेवल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर। Here n denoted the number of orbit। n किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट को। हम यहां पर बात करते हैं फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या होगा, n इज इक्वल टू 1। यहां पर इस फॉर्मूले के थ्रू आप क्या निकाल सकेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। 2 इंटू n की जगह पर हम क्या प्लेस कर देंगे, 1। तो n इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 2। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। यहां पर आपको दिख रहा होगा। फॉर सेकंड है ना, ये होगा हमारे पास सेकंड सेल या सेकंड ऑर्बिट। सेकंड ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा, 8। ठीक है, मतलब सेकंड सेल के अंदर या सेकंड ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकंड में कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। थर्ड ऑर्बिट में कितने होंगे, तो थर्ड ऑर्बिट n इज इक्वल टू होगा 3। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर ये होगा 18। मतलब थर्ड ऑर्बिट के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरीके से फोर्थ ऑर्बिट के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिफ्थ ऑर्बिट के अंदर 50 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आप यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को किस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, 2n स्क्वायर, वेयर या हियर n डिनोटेड द नंबर ऑफ ऑर्बिट। n किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट को। तो यहां पर आप इस फॉर्मूले में n का वैल्यू पुट करके यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉन्स उस सेल के अंदर कितना प्रेजेंट होंगे वो यहां पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बोलना था बोहर का, जो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा।